दोस्तों, हजारों सैटेलाइट्स इस समय हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये हमें मौसम की जानकारी देते हैं, इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, नेविगेशन में मदद करते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की तस्वीरें भी भेजते हैं। पर स्पेस में केवल ये सैटेलाइट्स ही मौजूद नहीं है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। सच तो ये है कि अंतरिक्ष अब वैसा साफ सुथरा नहीं रहा जैसा 50 साल पहले था, क्योंकि आज के समय में सैटेलाइट्स के अलावा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं लाखों मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं स्पेस जंक, स्पेस डेब्रिस या अंतरिक्ष का मलबा। ये छोटे छोटे कण जो पुराने रॉकेट्स, फटे हुए सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि पेंट के टुकड़ों से बने होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी गति पर एक छोटा सा स्क्रू भी किसी सैटेलाइट से टकरा जाए तो उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं और स्पेस जंक्स के भी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि सैटेलाइट्स के आसपास इतनी भारी मात्रा में अगर स्पेस जंक मौजूद है तो सैटेलाइट्स उनसे टकराते क्यों नहीं, और अगर टकराते हैं तो क्या होता है? क्या ये केवल किस्मत है या इसके पीछे है कोई जबरदस्त तकनीक? आज के इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों के उत्तर आपको देंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंतरिक्ष का कचरा, जिसे अंग्रेजी में स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस कहते हैं, आखिर वो है क्या? सरल भाषा में कहें तो स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस वह सभी वस्तुएं हैं जो कभी मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी, लेकिन अब उनका कोई यूज नहीं है। ये कचरा कई तरह का हो सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, पुराने सैटेलाइट्स। जब सैटेलाइट्स अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, यानी उनकी बैटरी खत्म हो जाती है या वो खराब हो जाते हैं, तो वो यूजलेस हो जाते हैं और स्पेस में तैरने लगते हैं। ऐसे उपग्रहों की संख्या हजारों में है। दूसरा, रॉकेट के टुकड़े। जब हम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो रॉकेट्स के कुछ हिस्से अलग होकर अंतरिक्ष में रह जाते हैं। ये हिस्से बड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे रॉकेट का ऊपरी हिस्सा, या फिर छोटे छोटे, जैसे स्क्रू और बोल्ट। तीसरा, टकराव से बना मलबा। कभी कभी दो सैटेलाइट्स या सैटेलाइट्स और स्पेस जंक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे और ज्यादा टुकड़े बनते हैं। ये टुकड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो खतरनाक बन जाते हैं। चौथा, अन्य छोटी चीजें। इसमें रॉकेट या सैटेलाइट्स की सतह पर लगे पेंट के कण, धातु के टुकड़े या अंतरिक्ष यात्रियों के खोए हुए औजार शामिल हैं। एक बार एक अंतरिक्ष यात्री का दस्ताना अंतरिक्ष में खो गया था और वो भी स्पेस जंक का हिस्सा बन गया। आइए अब जानते हैं कि अंतरिक्ष में कचरे की मात्रा कितनी है और इनसे खतरा कितना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वक्त अंतरिक्ष में 36,000 से ज्यादा टुकड़े ऐसे हैं जिनका आकार 10 सेंटीमीटर से बड़ा है, जिन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, और 1 मिलियन से ज्यादा टुकड़े ऐसे हैं जो 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच हैं। हालांकि ये टुकड़े छोटे हैं लेकिन खतरनाक हैं, और इसके अलावा 130 मिलियन से ज़्यादा टुकड़े ऐसे हैं जो 1 मिलीमीटर से छोटे हैं। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि ये सैटेलाइट्स की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, स्पेस जंक सिर्फ सैटेलाइट्स के लिए ही खतरा नहीं है। ये एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस स्टेशन और यहाँ तक कि पृथ्वी पर रहने वालों के लिए भी खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई बार अपनी कक्षा बदलनी पड़ी है ताकि वो स्पेस जंक से बच सके। और इसके अलावा स्पेस जंक के बड़े टुकड़े अगर पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आएं तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर टुकड़े एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी की सतह पर आ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्पेस में मौजूद कचरा कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम मौजूद है।
पहला, लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट में लियो कहते हैं। ये कक्षा 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। हमारे ज़्यादातर उपग्रह इसी ऑर्बिट में मौजूद हैं, जैसे स्टारलिंक, मौसम उपग्रह और कुछ वैज्ञानिक उपग्रह। लियो में सैटेलाइट्स हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ कचरे का खतरा भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये कक्षा सबसे भीड़ भाड़ वाली है। दूसरा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट में मियो कहते हैं। ये ऑर्बिट 2000 से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। नेविगेशन उपग्रह जैसे जीपीएस, ग्लोनास और भारत का नाविक सिस्टम इसी ऑर्बिट में मौजूद है। वैसे तो मियो में कचरा रिलेटिवली कम है, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है। तीसरा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट में जियो कहते हैं। ये 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यहाँ उपग्रह पृथ्वी के साथ घूमते हैं, यानी वो हमेशा एक ही जगह पर दिखते हैं। यहाँ संचार और प्रसारण उपग्रह होते हैं। इस ऑर्बिट में कचरा बाकी दोनों ऑर्बिट के मुकाबले सबसे कम है। दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि ये स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस क्या होता है, ये किस ऑर्बिट में ज़्यादा मौजूद है और किस में कम। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि ये सैटेलाइट्स के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सारे टुकड़ों के बीच हमारे सैटेलाइट्स सुरक्षित कैसे रहते हैं। चलिए अब इस सवाल का उत्तर जानते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट्स के स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस से नहीं टकराने का पहला और सबसे सिंपल कारण ये है कि स्पेस हमारी सोच से भी बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि हर ऑर्बिट में अभी भी इतना ज़्यादा खाली स्पेस है कि अगर हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना भी लगाएं तो भी सैटेलाइट्स के आपस में या स्पेस जंक से टकराने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी। इस एनिमेशन में भले ही सैटेलाइट्स और स्पेस जंक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, पर हकीकत में ये इतने बड़े नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम सैटेलाइट का साइज़ एक बड़े टीवी से ज़्यादा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सैटेलाइट्स और स्पेस जंक अगर एग्जैक्टली सेम ऑर्बिट में भी चक्कर लगा रहे हो तो भी उनका चक्कर लगाने का डायरेक्शन सेम होता है, जो उनके आपस में टकराने की प्रोबेबिलिटी को ऐसे ही कम कर देता है। नॉर्मली जब हम ऑर्बिट की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग हमें 2D ऑर्बिट शो करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक ऑर्बिट में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, लेकिन हकीकत में ऑर्बिट 3 डायमेंशनल होता है, जिसकी वजह से एक ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ये तो हुआ सिंपल रीज़न, पर इसका ये मतलब नहीं कि वैज्ञानिक सैटेलाइट्स को स्पेस में ऐसे ही भेज देते हैं। सैटेलाइट्स को स्पेस में कहाँ भेजना है और उन्हें आपस में टकराने से कैसे बचाना है, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। ये कैसे किया जाता है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में भेजना है, ये डिसाइड करने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे सैटेलाइट का उद्देश्य। उदाहरण के लिए, अगर सैटेलाइट को मौसम की तस्वीरें लेनी है तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। अगर उसे टीवी सिग्नल भेजना है तो उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके अलावा स्पेस डेब्रिस के भी घनत्व का ध्यान रखा जाता है। वैज्ञानिक ऐसी कक्षा चुनते हैं जहां कचरे की मात्रा कम हो। उदाहरण के लिए 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो में कचरा ज़्यादा है, तो वैज्ञानिक उससे थोड़ा ऊपर या नीचे कक्षा चुन सकते हैं। इसके अलावा अन्य उपग्रहों से दूरी का भी ध्यान रखा जाता है। कक्षा इस तरह चुनी जाती है कि वो दूसरे उपग्रहों से टकराए नहीं। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि उपग्रह को लॉन्च करने से पहले उसकी कक्षा को सावधानी से चुना जाता है, लेकिन लॉन्च करने के बाद भी उस पर लगातार नज़र रखनी पड़ती है ताकि वो किसी दूसरे सैटेलाइट या स्पेस जंक से ना टकराए। इसके लिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, इसरो, एसा और रोज कॉस्मोस एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क कहते हैं। स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क पृथ्वी पर बने बड़े बड़े रेडार और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में टुकड़ों को स्कैन करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका का हैशटैग रेडार 1 सेंटीमीटर तक के टुकड़ों को ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ हर टुकड़े की कक्षा, गति और दिशा का डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम इस डेटा का विश्लेषण करके बताते हैं कि कोई टुकड़ा किसी उपग्रह के कितना करीब आ सकता है। अगर कोई टुकड़ा उपग्रह के 10 किलोमीटर के दायरे में आने की संभावना दिखाता है तो उसे क्लोज अप्रोच कहा जाता है। अगर खतरा और बढ़ता है तो वैज्ञानिक तुरंत एक्शन लेते हैं। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये हफ्तों पहले बता सकता है कि कोई टकराव होने वाला है या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर खतरा हो
तो क्या किया जाता है? अगर टकराव का खतरा हो तो वैज्ञानिक कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर करते हैं। इसका मतलब ये है कि उपग्रह की कक्षा को थोड़ा सा बदला जाता है ताकि वो कचरे से बच जाए। आइए इसे समझते हैं। ज़्यादातर उपग्रहों में छोटे छोटे थ्रस्टर होते हैं जो रॉकेट की तरह काम करते हैं। ये थ्रस्टर्स उपग्रह को इधर उधर मूव कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति में बदलाव भी काफ़ी होता है उसे टकराव से बचाने के लिए। ये बदलाव इतना छोटा होता है कि उपग्रह का मिशन प्रभावित नहीं होता। उदाहरण के लिए 2020 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने कार्टोसैट 2F उपग्रह को पुराने रॉकेट के टुकड़े से बचाने के लिए उसकी कक्षा बदली थी। ये थोड़ा सा ऐसा है जैसे आप सड़क पर बाइक चला रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ जाए, तब आप बस थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं और टकराव टल जाता है। लेकिन अंतरिक्ष में ये सब हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टकराव से बचने का एक और तरीका है उपग्रह को बनाते समय ही उसे मजबूत करना। कई उपग्रहों में विपल शील्ड नाम की तकनीक होती है। ये एक ऐसी खास तरह की परत होती है जो छोटे टुकड़ों से होने वाले नुकसान को कम करती है। चलिए अब जानते हैं कि विपल शील्ड काम कैसे करता है। ये शील्ड कई पतली परतों से बनी होती है। जब कोई छोटा टुकड़ा इससे टकराता है तो वो पहली परत को तोड़ देता है, लेकिन उसकी गति कम हो जाती है। दूसरी परत कोलिजन के इफेक्ट को कम कर देती है और इस तरह उपग्रह सुरक्षित रहता है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी विपल शील्ड का इस्तेमाल होता है। ISS को कई बार छोटे टुकड़ों से नुकसान हुआ है, लेकिन शील्ड की वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की। आज के समय में सैटेलाइट्स भी अब स्मार्ट होने लगे हैं। कुछ नए उपग्रहों में ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही खतरे का पता लगा लेते हैं और कक्षा बदल लेते हैं। दरअसल उपग्रहों में सेंसर होते हैं जो आपस में टुकड़ों को स्कैन करते हैं। अगर कोई टुकड़ा करीब आता है तो AI तुरंत कैलकुलेशन करता है और थ्रस्टर को ऑन करता है। उदाहरण के लिए SpaceX के स्टारलिंक उपग्रहों में ऐसा सिस्टम है। 2021 में एक स्टारलिंक उपग्रह ने खुद ही अपनी कक्षा बदली थी ताकि वो एक टुकड़े से बच सके। ये तकनीक इतनी कमाल की है कि भविष्य में शायद हमें कंट्रोल रूम से इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि सैटेलाइट्स खुद ही अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन टकराव से बचने के लिए सिर्फ तकनीक ही काफ़ी नहीं है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए डेटा शेयरिंग। नासा और इसरो जैसे संगठन अपने ट्रैकिंग डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे हर कोई अपने उपग्रहों को सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस बनाई है जो कहती हैं कि हर उपग्रह को अपने जीवन काल के बाद कक्षा से हटना होगा। ये सहयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतरिक्ष किसी एक देश का नहीं है, ये हम सबका है और इसे साफ और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ वास्तविक घटनाओं की। हालांकि सैटेलाइट्स आपस में या स्पेस जंक से नॉर्मली नहीं टकराते, पर अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो आप गलत हैं। आइए कुछ रियल इवेंट्स की बात करते हैं जब वास्तव में ऐसा हुआ था। पहला, इरिडियम कॉस्मोस टकराव। 2009 में अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई जब एक अमेरिकी उपग्रह इरिडियम 33 और एक पुराना रूसी उपग्रह कॉस्मोस 2251 आपस में टकरा गए। ये टकराव 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ और इससे 2000 से ज़्यादा नए टुकड़े बने। दरअसल दोनों उपग्रह 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे से टकराए। ये इतना तेज था कि दोनों पूरी तरह बर्बाद हो गए। नतीजा, इस घटना ने लियो में कचरे की मात्रा को बहुत बढ़ा दिया। साथ ही इसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हमें बेहतर ट्रैकिंग और मैन्यूअर सिस्टम चाहिए। ये घटना एक वेकअप कॉल थी। इसके बाद अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपनी निगरानी को और सख्त कर दिया। इसके अलावा चीन ने अपने पुराने मौसम उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया। इस टेस्ट से 3000 से ज़्यादा टुकड़े बने जो आज भी लियो में तैर रहे हैं, जिस वजह से ये टुकड़े कई उपग्रहों और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन गए। इस घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चीन की आलोचना की क्योंकि इसने अंतरिक्ष को और खतरनाक बना दिया। इस घटना ने दिखाया कि हमें अंतरिक्ष में ऐसे टेस्ट से बचना चाहिए।
साथ ही इसने कचरा हटाने की तकनीकों पर ध्यान देने की ज़रूरत को उजागर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि उपग्रह कचरे से कैसे बचते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस कचरे को हटा सकते हैं? क्या हम अंतरिक्ष को साफ कर सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में काम कर रहे हैं। आइए कुछ रोमांचक समाधानों पर नज़र डालते हैं। पहला, अंतरिक्ष की सफाई। साइंटिस्ट कई तरह की तकनीकों पर काम कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष के कचरे को हटाया जा सके। आइए इनके बारे में जानते हैं। रोबोटिक आर्म्स। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा एक ऐसा यान बना रही है जो पुराने उपग्रहों और रॉकेट के टुकड़ों को पकड़कर पृथ्वी के वायुमंडल में भेज देगा। वहाँ वो टुकड़े जल जाएंगे और नुकसान नहीं होगा। नेट और हार्पून। कुछ वैज्ञानिक नेट या हार्पून जैसे उपकरण बना रहे हैं जो कचरे को पकड़ सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्लियर स्पेस 1 मिशन ऐसा ही प्रयोग है। लेज़र सिस्टम। कुछ वैज्ञानिक लेज़र की मदद से छोटे टुकड़ों को उनकी कक्षा से हटाने की योजना बना रहे हैं। लेज़र टुकड़ों को हल्का सा धक्का देता है जिससे वो पृथ्वी के वायुमंडल में गिर जाता है। ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन अगर ये कामयाब हुई तो हमारा अंतरिक्ष बहुत साफ और सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, स्मार्ट उपग्रह। भविष्य के उपग्रह और भी स्मार्ट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उपग्रह खुद टकराव का पता लगा सकेंगे और अपनी कक्षा बदल सकेंगे। तीसरा, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस। अंतरिक्ष में कचरे को कम करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए 25 वर्ष नियम। हर उपग्रह को अपने जीवन काल के बाद 25 साल के अंदर कक्षा से हटना होगा। या तो उसे पृथ्वी के वायुमंडल में भेजा जाएगा जहां वो जल जाएगा, या उसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजा जाएगा जो एक ऐसी कक्षा है जहां कोई दूसरा उपग्रह नहीं जाता। स्मार्ट डिज़ाइन। नए उपग्रहों को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो अपने जीवन काल के बाद खुद ही कक्षा से हट जाएं। उदाहरण के लिए कुछ उपग्रहों में सेल होता है जो हवा के दबाव से उन्हें नीचे खींच लेते हैं। ये नियम बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हम अभी इस कचरे को कम नहीं करेंगे तो भविष्य में अंतरिक्ष में काम करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स स्पेस जंक से क्यों नहीं टकराते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल विज्ञान टीवी इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि अब से वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं। दोस्तों, हमारा अगला वीडियो एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है। ये टॉपिक क्या है ये तो अब अगले वीडियो में ही आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।